संघर्ष और चुनौतियाँ ये हम सभी के जीवन का एक अहम हिस्सा है और हम रोज़ नई नई चुनौतियों का सामना करते हैं। पर हमारे समाज में जो इनइक्वालिटी है, इसकी वजह से कुछ संवेदनशील वर्ग ऐसे हैं जिनके लिए ये चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण होती हैं और ज़्यादा उन पर प्रभाव डालती हैं। तो आज नॉलेज स्पान 2020 पर मैं आप सबके साथ ऐसे ही एक टॉपिक को डिस्कस करूंगी। वो है बच्चों के लिए सहायक सेवाएं, संस्थान और कार्यक्रमों का प्रबंधन। ये जो हमारा लेसन 10 है, इसमें 3 ऐसे ही संवेदनशील वर्गों के बारे में बात की गई है। बच्चे, किशोर और वयस्क नहीं, वरिष्ठ नागरिक। इस वाले वीडियो में हम बच्चों के बारे में बात करेंगे। सेकंड वाले वीडियो में इसी सीरीज़ के हम किशोरों के बारे में बात करेंगे और थर्ड और लास्ट वीडियो में हम वृद्ध लोगों के बारे में बात करेंगे और उसी लास्ट वीडियो में हम इसमें जो हमारे लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जीविका कमाने के अवसर हैं, उसकी भी बात करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में हम देखते हैं बच्चों के लिए कौन से सेवा, संस्थान और कार्यक्रमों की आवश्यकता है। ऐसी आवश्यकता क्यों है? संस्थान और कार्यक्रमों के प्रबंधन से जुड़े ऐसे कौन से पहलू हैं जो हमें जानने ज़रूरी हैं और किस तरह से हम इनका प्रबंधन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक परिवार की, क्योंकि परिवार जो है हर समाज की मूल इकाई होता है और इसका एक बहुत ही मुख्य कार्य है कि सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना। और परिवार क्या होता है? जिसमें एक पति पत्नी, उनके माता पिता और बच्चे शामिल हैं। अगर ये संयुक्त परिवार है तो इसमें भाई बहन भी शामिल हो सकते हैं। ये आवश्यकताएं पूरी कैसे करता है? कुछ हमारे समाज की अन्य संरचनाएं जैसे हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गए, पार्क हो गए, बाजार हो गए, एंटरटेनमेंट क्लब्स हो गए, ऐसी सभी संस्थानों के साथ मिलकर सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। लेकिन हमारे ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनमें सदस्यों की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती। इसका एक प्रमुख कारण होता है संसाधनों के कमियां, खासतौर पर वित्तीय संसाधन की कमी। इसीलिए मैंने कहा था कुछ हमारे वर्ग ऐसे हैं जिनको ये संघर्ष बहुत भारी पड़ता है। जैसे आप सड़क पर निकलते हो, आप देखो आपको सड़क पर कितने परिवार और कितने बच्चे मिल जाएंगे जहाँ पर घर बन रहे हैं, ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट्स और मजदूर जहाँ हैं, जो बच्चे ऐसे ही घूमते हैं जिनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। क्या आपको नहीं लगता उनका संघर्ष हमसे बड़ा है? जब अभी कोरोना हुआ था, बहुत सारा ऐसा लेबर माइग्रेंट वर्कर्स थे जो हज़ारों किलोमीटर अपने बच्चों को लेकर गए। एक तस्वीर तो आपको याद होगी जिसमें एक सूटकेस पे बच्चा सोता हुआ चल रहा था। उनकी समस्याएं, उनके संघर्ष हमसे बहुत ज़्यादा हैं। तो हम ऐसे ही संघर्षों के बारे में बात करते हैं। ये देखना भी ज़रूरी है कि हमारे देश में हमें इसके बारे में जिक्र करने की क्यों ज़रूरत पड़ी है ऐसे संवेदनशील वर्गों की। सबसे पहला कारण यह है कि हमारे देश में जो गरीबी रेखा है, जो गरीब लोग हैं, वो पूरे विश्व में से 1/3 है। मतलब पूरी दुनिया में जितने गरीब हैं उनमें से हर तीसरा व्यक्ति हमारे देश में रहता है। हमारे यहाँ 1/3 जनता, मतलब से भी ज़्यादा 37.2% जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। आप समझ सकते हो। और ये तो योजना आयोग के 2004 और 5 के फिगर्स हैं। इसी के साथ साथ ये हालात आपने सड़कों पर देखे हैं, बहुत कॉमन है, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं जो आवश्यकताओं को डेली की भी पूरी नहीं कर पाते। 30% से भी कम लोगों को सफाई और सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप चलिए, ये अभी बारिश आ रही है, अपनों नालियाँ भरी मिलेंगी, टॉयलेट्स नहीं हैं। गाँव वगैरह में तो लोग खुले में जाते हैं। आधे से भी कम बच्चे का जो प्रसव होता है वो प्रशिक्षित परिचारिकाओं से होता है। आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो या तो घरों में पैदा हो रहे हैं या फिर अप्रशिक्षित लोगों के साथ पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से शिशु मृत्यु दर बढ़ रही है, ज़्यादा है। गर्भवती महिलाओं की भी मृत्यु बहुत ज़्यादा है। आधे से ज़्यादा ऐसे घर हैं जहां आयोडीन वाला नमक नहीं खाया जाता, जिसकी वजह से आयोडीन की कमी है। अगर बचपन में ही आयोडीन की कमी होगी तो याद करिए, हमने पीछे भी पढ़ा है, मानसिक विकास नहीं होगा, घेंगा रोग हो सकता है, शरीर में बौनापन आ सकता है। ये सारी चीज़ें आयोडीन की कमी से होती है, क्योंकि आयोडीन हमारे नॉर्मल खाने में नहीं मिलता। और हमारे देश में एक तो बहुत ही बड़ी समस्या है, वो है बालिकाओं के प्रति भेदभाव। तो यही जो संवेदनशील वर्ग हैं, इनमें लड़कियों और बालिकाओं के साथ समस्याएं और संघर्ष और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, चाहे वो भ्रूण हत्या का मामला हो या दोनों के बीच भेदभाव का हो। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है ये समझना कि संवेदनशील समूह क्या होते हैं। संवेदनशील का मतलब हम ये समझते हैं कि समाज के उन व्यक्ति या समूह हैं जिनमें
प्रतिकूल परिस्थितियों द्वारा अधिक प्रभावित होने की संभावना है और इन लोगों पर प्रतिकूल परिस्थितियों का अधिक हानिकारक प्रभाव होता है क्योंकि उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। अगर मान लीजिए आज हमें परेशानी, हम अपने घर आते हैं, बात करते हैं, हमारी समस्या का समाधान भी हो जाता है, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं होता। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी आवश्यकता दैनिक जीवन के क्रम में पूरी नहीं हो रही है तो हम ये मानते हैं कि वो संवेदनशील है। तो जब हम समूहों की बात करते हैं तो मेनली हम 3 कैटेगरीज लेते हैं। सबसे पहला है बच्चे, क्योंकि ये अपने आप पे निर्भर नहीं है, ये किसी और पर निर्भर करते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए। इसी प्रकार से वृद्ध लोग जो भौतिक, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी दूसरों पर डिपेंड करते हैं। तीसरे हैं युवा, क्योंकि इनके अंदर इतने बदलाव आ रहे होते हैं कि ये समाज के मानसिक और शारीरिक बदलावों के साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अब बच्चे संवेदनशील इसलिए बहुत होते हैं क्योंकि उनमें एक तो विकास की गति बहुत तीव्र होती है और एक क्षेत्र का विकास जो है वो हर क्षेत्र पर प्रभाव डालता है। अगर बच्चे का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो उसका शारीरिक विकास नहीं होगा। अगर उसके शरीर में कोई कमी है तो मानसिक विकास में भी फर्क पड़ सकता है। अगर पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा है तो भी उसके विकास के हर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, इसी वजह से उनके अच्छे विकास के लिए, इष्टतम बेस्ट डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की दैनिक आवश्यकताएं, भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, देखभाल, प्रेम, ये सब उसे पूरा मिले और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। अगर बचपन में कोई प्रतिकूल अनुभव बच्चे के साथ होते हैं तो इसका स्थायी प्रभाव बच्चे के दिमाग पर रहता है। हमने पढ़ा है बच्चे का 90% जो ब्रेन है वो 5 साल तक डेवलप हो चुका होता है। तो 5 साल में अगर बच्चे के ऊपर कोई भी नुकसान होता है, कोई भी उसका अनुभव बुरा होता है तो उसका प्रभाव उसकी ज़िंदगी भर रहता है, चाहे वो भोजन के बारे में हो या संवेदनात्मक हो। सभी बच्चे संवेदनशील होते हैं, सभी के लिए चैलेंज होता है, लेकिन कुछ बच्चे औरों की अपेक्षा में ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो बहुत चुनौतीपूर्ण स्थितियों में और कठिन परिस्थितियों में जीते हैं और उनके भोजन, स्वास्थ्य और इस सब की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता जो उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करे। तो ऐसी हालत में जब उनके पास कोई उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं है तब सरकार और समाज को उनका जिम्मेदारी उठानी होती है। अब भारत में आजकल बच्चों की क्या स्थिति है, देखें, हम समझें। ये पिक्चर आप अपने घर से निकलो और आपको हर गली पे, हर चौराहे पे, हर फ्लाईओवर के नीचे मिल जाएगा। बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं जहाँ उनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। तो हमारे देश में 30 लाख बच्चे ऐसे हैं जो सड़क पर बिना किसी आश्रय के रहते हैं। हमारे यहाँ 3 से सिर्फ 1 बच्चा ऐसा है जो प्री स्कूल एजुकेशन, हमने ये भी पढ़ा हुआ है, जो 6 साल से पहले की एजुकेशन होती है उसमें एनरोल करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 2/3 बच्चे, मतलब 3 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जो गंभीर या मध्यम रूप से कुपोषित है। और इसी वजह से आपको पता है स्कूल में मिड डे मील बंटता है, आयरन और फॉलिक एसिड की आपको टैबलेट्स मिलते हैं कि बच्चे जो उनमें कुपोषण है वो उन तक हट सके। 6 से 16 वर्ष की आयु के बीच के आधे से भी कम बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। तो आप अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट और किस्मत वाला समझो कि आप विद्यालय भी जा रहे हो, फ़ोन पर इन वीडियोस को भी देख रहे हो और पढ़ रहे हो। ये फॉर्चुनेट है, बहुत किस्मत है। कक्षा 1 में नामांकन करने वाले सभी बच्चों में से 1/3 बच्चे भी हैं जो 8th क्लास तक पहुंचते हैं। हर दूसरे 2 बच्चे 3 में से स्कूल को किसी न किसी वजह से छोड़ जाते हैं। बाल श्रम हम देख रहे हो आप, ये भी आपको बहुत कॉमनली मिलेगा। हमारे सरकारी आकलन के अनुसार 17 करोड़ बच्चे बाल श्रम कर रहे हैं, जबकि ये कानूनी अपराध है। और अगर आधिकारिक आंकलनों पे ना जाए तो विश्व बैंक तो ये कहता है हमारे देश में 44 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं और ये कानूनन नहीं हो रहा है, वैसे ही हो रहा है। तो कानून और सरकार इस डायरेक्शन में क्या कर रही है? सबसे पहला वो अधिनियम लाई है, किशोर न्याय अधिनियम 2000। इसमें अमेंडमेंट भी हो चुका है, 2015 में भी हुआ था। इसे बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम के नाम से अब जाना जाता है। इसको समझने के लिए अगर आप वापस पीछे जाओ तो निर्भया कांड आप सभी ने सुना होगा। उसमें अगर आपको याद हो तो जो हमारे कॉन्विक्ट्स थे, जो अपराधी थे, उनमें एक अपराधी जो था वो 18 साल से कम था और उसको सज़ा नहीं हुई और वो आज फ्री है। उसे 3 साल की रिफॉर्मेशन होम में, बाल गृह में भेजा गया, सुधार गृह में, और उसके बाद वो आज़ाद है। वो क्यों हुआ था? इसी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत। उसके बाद हमारे कानून में संशोधन भी हुए, बदलाव भी हुए। तो ये जो है किशोर को न्याय की
प्राथमिक विधिक ढांचा है ये हमारा न्याय का, और अधिनियम का सरोकार दो तरह के बच्चे से है। पहला वो जो कानूनन अपराध करता है, बाल अपराधी है, जिसकी हमने अभी बात करी थी, जैसे मैंने अभी बताया निर्भया कांड में। और दूसरे ऐसे हैं जिनको देखभाल और संरक्षण की जरूरत है, जैसे हमने पीछे फोटोज में देखा था, जो सड़क पर रहते हैं, जिनके माता पिता नहीं है, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते। इस अधिनियम में बच्चों के सर्वोत्तम हित की बात की जाती है, और जो निर्णय दिया जाता है वो ऐसा होता है जो चाइल्ड फ्रेंडली हो, बालक मित्रवत हो, और इसके द्वारा उनके पुनर्वास का प्रावधान किया जाता है। उनके विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करके उचित देखभाल और संरक्षण प्रदान करने की कोशिश की जाती है। तो ये पॉलिसी तो अच्छी है, लेकिन इसका कितना एप्लीकेशन है ये थोड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाल अपराधी कौन होते हैं। कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे वे हैं जो पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता मतलब इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत गिरफ्तार किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई अपराध किया होता है। ऐसे में बाल अपराध की रोकथाम और उनके साथ जो व्यवहार है वो विशेष अधिगम के प्रावधान से होता है, जिसमें कि उनके संरक्षण, व्यवहार और पुनर्वास के लिए रूपरेखा प्रदान की जाती है। कोशिश यही होती है कि बाल अपराधी जो हमारे बिल्कुल सधे हुए अपराधी हैं उनके साथ ना जाएं, ताकि जो बचपने का उनका गलत रास्ते पे अगर वो चले भी गए हैं तो उन्हें समाज में लाकर समाज का हिस्सा बनाया जा सके। दूसरे ऐसे बच्चे हैं जिनको देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है। अब इसमें कौन कौन से बच्चे आते हैं? सबसे पहले वो बच्चे आते हैं जिनके पास रहने के लिए कोई आश्रय नहीं है और अपने निर्वहन और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई साधन भी नहीं है। इसमें आते हैं हमारे परित्यक्त बच्चे, सड़क पर पलने वाले बच्चे जो घर छोड़कर आ गए हैं, जो घर वालों से बिछड़ गए हैं, गुमशुदा हैं, या ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो उनके नियंत्रण के लिए अनुपयुक्त है, जो उनका ख्याल नहीं रख सकता, चाहे वो बहुत बीमार हो या उसके पास पैसे ना हो या उसका गुस्सा बहुत तेज़ हो, बच्चों को मारता हो, बच्चों का मारा जाना हो सकता है, दुर्व्यवहार हो सकता है, बच्चों को खाना नहीं देते हो, पढ़ाते ना हो, लापरवाही करते हो। अब तो आपने कितना देखा होगा बच्चों को सड़कों पर जिनसे भीख मंगवाई जाती है, उनको पीटा जाता है। मानसिक और शारीरिक रूप से जो विकलांग बच्चे हैं, बीमार हैं, और उसके बाद भी उनकी सहायता और देखभाल के लिए कोई नहीं है। उनके साथ यौन दुर्व्यवहार होता है, अनैतिक कार्यों के लिए उन्हें दंडित किया जाता है या उनसे कोई गलत काम करवाया जाता है, नशीली दवाओं की लत हो या उसका व्यापार हो। कई बार ऐसा होता है सशक्त या नागरिक विद्रोह हो जाता है, जैसे भी दिल्ली में राइट्स हुए थे, या प्राकृतिक आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, ऐसे में बहुत सारे परिवार से बच्चे बिछड़ जाते हैं, माता पिता की मृत्यु हो जाती है। तो अनाथ बच्चे जिनके साथ कोई अनुचित लाभ के लिए दुर्व्यवहार किया जाता है, जैसे अभी मैंने बताया भीख मंगवाना, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों को बेचना, खरीदना या ड्रग्स बेचना, वेश्याओं के चंगुल से छुड़ाना, या फिर कारखानों में से जो बाल श्रम कर रहे हैं उनको छुड़ाना। कोई विशेष ज़रूरतों वाले बच्चे जो अभी हमने पिछले लेसन में भी करा था, जो खास जिनकी नीड्स हैं, चैलेंज्ड हैं, जिनकी खास ज़रूरतें हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए संस्थागत कार्यक्रमों की बहुत ज़रूरत होती है। और ऐसे जो है कार्यक्रम सरकारी और गैर सरकारी संगठन दोनों ही चलाते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ें। सबसे पहला है ICDS। इसको आप बहुत बार पढ़ते आ रहे हो, अब तो आपको याद हो गया होगा। इसे हमने लेसन 3 में भी पढ़ा था, लेसन 7 में भी पढ़ा था। भारत की समेकित बाल विकास सेवाएं, ये जो संगठन है ये एक सरकारी स्कीम है, और ये इतनी इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये सबसे बड़ी, विश्व भर की सबसे बड़ी आरंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रम है। इसमें 6 वर्ष से कम बच्चे के सर्वांगीण विकास का ध्यान रखा जाता है, चाहे वो स्वास्थ्य हो या पोषण हो या शिक्षा हो, कुछ भी हो, और सारी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। अब ICDS जो है वो एक पैकेज डील है एक तरह से, जिसमें 6 सेवाएं जुड़ी हुई हैं। वो 6 सेवाएं कौन सी है? इसमें हम 3 से 6 साल तक के बच्चे के लिए क्या क्या करते हैं, ये हमारे 6 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, उसे गैर औपचारिक या प्री स्कूल शिक्षा देते हैं। प्री स्कूल स्कूल जाने से पहले 6 साल से छोटी उम्र में, ये भी हमने करा है अर्ली चाइल्डहुड केयर में, लेसन नंबर 6। प्रतिरक्षा, इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण, ये सब करना। माता का पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए उसको शिक्षा भी देना और उसका ख्याल भी रखना, क्योंकि अगर माता स्वस्थ होगी और जागरूक होगी तो बच्चे ज़रूर स्वस्थ होंगे। 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पूरक पोषण देना, गर्भवती माताओं और नर्सिंग माताओं मतलब स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर विटामिन ए की खुराक देना, हमने पीछे पढ़ा था जन पोषण में कैल्शियम की कमी है, एनर्जी की कमी है, इनको पूरा करना, या आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए प्रोग्राम्स चलाना। स्वास्थ्य जांच करना, विकास की निगरानी करना, और अगर स्वास्थ्य और विकास में कोई कमी नज़र आती है तो रेफरल सेवा। रेफरल का मतलब अगर कोई कमी है तो उसे हम आगे अस्पतालों में या किसी और डॉक्टर को रेफ़र कर देंगे जो उसका इलाज करेगा।
तो आईसीडीएस के उद्देश्य क्या हुए फिर? आईसीडीएस का उद्देश्य है 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों तक का पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनके मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना, उनकी मृत्यु दर को कम करना, बीमारियों को कम करना, टीकाकरण के द्वारा उनके कुपोषण को कम करना। और एक बहुत ज़रूरी काम है जो हमारी सरकार में होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपस में ही तालमेल नहीं बिठा पाते, तो आईसीडीएस उनमें भी कार्यान्वयन और समन्वयन का काम करता है। उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चे की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं का देखभाल करता है और माँ को भी इस बारे में ज्ञान देता है, उसकी क्षमता बढ़ाता है कि वो अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रख सके। तो इसमें लाभार्थी वर्ग कौन कौन से हो गए? 3 हो गए। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती माताएं और स्तनपान वाली माताएं। यहाँ पर हम बच्चों की बात कर रहे हैं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली स्त्रियों का क्या लाभ है कि अगर माताएं स्वस्थ होंगी तो बहुत हद तक बच्चे स्वस्थ होंगे। अब ये भी हमें देखना ज़रूरी है कि सरकार इस नीति को लागू कैसे करती है। तो वो करती है आंगनवाड़ी नाम के चाइल्ड केयर सेंटर से। जैसे ये बिल्डिंग है, ऐसे ही आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं जहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होते हैं और वो सरकार के इन पॉलिसीज़ को लागू करते हैं और लोगों को जागरूक बनाते हैं। अब हमारी अगली ये स्कीम जो है, ये बहुत अलग तरह की स्कीम है और बहुत ही अच्छी स्कीम है। वो है SOS बाल गाँव। लेकिन ये सरकारी नहीं है, ये स्वतंत्र और गैर सरकारी संगठन है। इसमें बच्चों को घर जैसा माहौल दिया जाता है और 24 साल तक के बच्चे का ख्याल रखा जाता है, या जब तक कि वो आत्मनिर्भर ना हो जाए। तो ये एक बहुत दीर्घकालीन समर्थन है बच्चे के लिए। इसका लक्ष्य ये है कि जो बच्चे अपने घर वालों के साथ नहीं रह सकते किसी कारण से, कि वो अनाथ हैं या उनको छोड़ दिया गया है, उनको एक पारिवारिक आधारित दीर्घकालिक देखभाल की ज़रूरत है, जिसमें उन्हें अपने परिवार की कमी या उनके साथ जो भी बुरी हरकतें हुई हैं, बुरे काम हुए हैं, बुरे अनुभव हैं, उनको वो भूल सके। तो इसमें हमारे 4 पिलर्स हैं इसकी फाउंडेशन नींव के लिए। सबसे पहली है माता। तो हर एक बच्चे को माँ मिलती है, इसी के साथ साथ उसे भाई बहन भी मिलते हैं, जिससे कि उनका एक परिवार बनता है। अब ये परिवार को एक घर मिलता है, हर परिवार के पास एक घर होता है और वो सारे घर मिलकर एक गांव का निर्माण करते हैं। और उस बच्चे को अपने परिवार की कमी इसलिए नहीं लगती क्योंकि हर बच्चे के पास परिवार है, पारिवारिक संबंधों का उसे पूरा जानकारी है, उनके साथ उसका स्वाभाविक रूप से बढ़ता है और परिवार के साथ एक घर भी बनाता है और वो घर समुदाय का हिस्सा होता है। ज़्यादातर ऐसे अनाथ बच्चे जो हैं वो समाज के प्रति बहुत ही नकारात्मक व्यू रखते हैं, नेगेटिव, लेकिन ऐसे बच्चों को अपने दर्दनाक अनुभवों से उभरने में बहुत लाभ मिलता है। तो इसमें क्या लाभ है? स्वतंत्र होने तक बच्चा जो है परिवार के माहौल में रहता है, परिवार के ही साथ रहता है और वहाँ पर एक गांव जैसा माहौल होता है जिसमें अपना एक समुदाय होता है जहाँ सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और वो सामाजिक जीवन में योगदान करने को तैयार होता है। जैसे आपको ये बच्चे दिख रहे हैं, ये जो है SOS का गाँव है जो इस पिक्चर में। हर घर में एक परिवार रहता है। तो आपने देखा हर बच्चे को भाई बहन मिलते हैं। वो एक माता जो 10-12 बच्चों का ख्याल रखती है, वो एक परिवार बन जाता है। वो 10-12 बच्चे एक दूसरे को भाई बहन की तरह रखते हैं और ये परिवार की तरह आगे बढ़ते हैं। ये 1949 में ऑस्ट्रिया से शुरू हुआ था और इंडिया में 1964 में आया था। जब भी कोई संकट आता है, प्राकृतिक हो या आपदा हो या बाढ़ हो या भोपाल में ग्रास त्रासदी हुई थी, तो SOS विलेज वहाँ के अनाथ बच्चों के लिए ज़रूर आता है। हमारे देश में करीब 40-40 ऐसे गांव बने हुए हैं जहां पर 6000 ज़रूरतमंदों का बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है। तो ये स्कीम अच्छी है। अब हम आते हैं फिर से एक सरकारी स्कीम पर ICDS के बाद, और ये है बाल गृह। बाल गृह जो है सरकार द्वारा संचालित होता है और ये ध्यान रखो कि यहाँ पर वो बच्चे होते हैं जिनको हिरासत में लिया जा सके। 3 से 18 वर्ष के बच्चे जिनको हिरासत में पुलिस लेती है। अब ये बाल गृह भी 3 तरह के हैं। सबसे पहला है प्रेक्षण गृह, दूसरा है विशेष गृह और तीसरे हैं बाल गृह, किशोर गृह। अब प्रेक्षण गृह उन बच्चों के लिए है जिनके माता पिता किसी वजह से नहीं मिल रहे हैं, वो खो गए हैं, तो उन्हें तब तक प्रेक्षण गृह में रखा जाता है, ऑब्जर्वेशन होम में उनको सिर्फ ऑब्जर्व किया जाता है, उनकी ज़रूरतें पूरी की जाती है जब तक उनके परिवार का और माता पिता का पता ना चले। विशेष गृह वो होते हैं जहाँ बाल अपराधी या कानून का उल्लंघन करने वालों को रखा जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था, हमने अभी डिस्कस किया था निर्भया केस में, वो जो है स्पेशल चिल्ड्रन होम है, रिफॉर्मेशन होम्स। फिर हम आते हैं किशोर या बाल गृह पर, जिन बच्चों के परिवार का पता ही नहीं चलता, वो अनाथ हैं या उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया है, ऐसे बच्चों को फिर बाल गृह में भेज दिया जाता है जहाँ पर वो पलते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि जो बच्चे जिनका कोई ख्याल करने वाला नहीं है, उनके घर, शिक्षा,
व्यवसाय परीक्षण, उनकी ट्रेनिंग का, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। ज़्यादातर ये वाले जो गृह हैं वो सरकार और गैर सरकारी जो संगठन हैं उनकी भागीदारी से चलाए जाते हैं, और इनका मेन एम होता है कि जो बच्चे वहाँ पर आ रहे हैं उनमें कौशल विकास किया जाए ताकि वो बड़े होकर समाज में अपना योगदान भी दे सकें, दूसरे अपने आत्मनिर्भर भी बन सकें। अब इन बाल गृहों को किस तरह से चलाया जा रहा है, अच्छे चल रहे हैं नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ये स्कीम जो है सरकारी इसीलिए है कि ऐसे बच्चों का पूरा ख्याल रखा जा सके। लास्ट है गोद लेना, ये बहुत अच्छा है। अगर हर व्यक्ति किसी अनाथ बच्चे को गोद ले सके तो इन बच्चों का भी अच्छा हो जाएगा और परिवार का उसे माहौल भी मिलेगा। गोद लेने का अर्थ है दत्तक ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर एक वयस्क ऐसे बच्चे के लिए माता पिता की भूमिका निभाता है जो उसकी जैविक संतान नहीं है, जिसको उसने जन्म नहीं दिया, और यहाँ पर कुछ कानूनी कार्यवाही, कागजी कार्रवाई बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो उसे हक मिलेगा बच्चे होने का। नहीं तो आज मन करा तो आपने बच्चा गोद ले लिया, कल को छोड़ ना दें, उसको कहीं हटा ना दें, तो ऐसे इसलिए यहाँ पर कानूनी कार्रवाई ज़रूरी है। भारत में बच्चा गोद लेने की परंपरा बहुत पुरानी। अगर आप रानी लक्ष्मीबाई पे भी जाओ, उन्होंने भी एक बच्चा गोद लिया था, और पीछे जाएंगे तो हमें इतिहास में ऐसे बहुत केसेस मिलेंगे। लेकिन पहले क्या था, गोद लेना जो है एक सामाजिक और धार्मिक कार्य हुआ करता था, और ज़्यादातर जो गोद ली जाती थी वो परिवार के अंदर ही गोद लिया जाता था। लेकिन अब इसे संस्थागत और विधिक बना दिया गया, अब ये कानूनी हो गया है। और इस कानून में और इस पूरी प्रोसेस में सरकार जो है वो नीतियाँ बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती है और मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करती है। लेकिन जो गोद लेने की पूरी प्रक्रिया है वो कोई गैर सरकारी संगठन या एनजीओज करते हैं। इस कार्यप्रणाली को वो आगे बढ़ाते हैं, और सरकार ने गोद लेने के लिए नियम भी बनाए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अंडर एक केंद्रीय संस्था भी बनाया है जिसको कहते हैं केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन संस्था, CARA, कारा। ये वो इंस्टीट्यूशन है, वो एक संस्था है जो एडॉप्शन के लिए नियम बनाती है और इसके पूरे प्रोसेस को देखती है। ये देखती है कि ये बच्चों के कल्याण के लिए और उनके अधिकारों की रक्षा भी करे। ऐसा ना हो कि जिन्होंने गोद लिया है वो बच्चों को गलत काम के लिए लगाएं या अपनी संपत्ति में उन्हें हिस्सा ना दें और अपने बच्चों की तरह ना पालें। तो यहाँ पर पूरा एक दिशा निर्देश तैयार करती है कारा, और उन पर नज़र भी रखती है। तो ये टॉपिक मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, और अगर आपने इसे दिल से पढ़ा होगा तो आपको इसे याद नहीं करना पड़ेगा, ये आपके दिल में वैसे ही उतर जाएगा। तो हम अगले टॉपिक पे जब किशोरों के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडी।